नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज 24 मई की कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना शुरू करी है। उस योजना का नाम दिया है वात्सल्य योजना। ध्यान रखना है कि योजना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बारे में बाकायदा ट्वीट के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम जो तीरथ सिंह रावत जी हैं उन्होंने जानकारी दी थी कि प्रिय उत्तराखंड वासियों, अपनी सरकार ने यह तय किया है, यानी आपकी सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश के ऐसे सभी बच्चों जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोया है, उन सभी की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ करी गई है, हम लेकर आए हैं। क्या क्या है इसका डेटा मैं आपको देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या होगा कि 21 वर्ष, जब तक बच्चा 21 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाएगा तब तक उसकी भरण पोषण शिक्षा दीक्षा का सारा कार्य उत्तराखंड सरकार देखेगी और 3,000 रुपये प्रति माह भत्ते के रूप में भी देगी। तो ध्यान रखना कि 3,000 रुपये भी सरकार बाकायदा देगी भत्ते के लिए। तो ये एक अच्छी पहल है। तीरथ सिंह रावत अभी चर्चा में आ गए थे तब जब उन्होंने कहा था कोरोना को भी जीने का अधिकार है ना। तो ऐसे बेतुके बयान उन्होंने दिए थे। हालांकि वो अलग बात है, तीरथ सिंह एक पहला मामला ऐसा नहीं उन्होंने बेतुका बयान दिया हो, इससे पहले जीनों के मामले से संबंधित भी उन्होंने एक बयान दिया था। खैर, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 21 वर्ष अधिकतम सरकार ने तय की है समय सीमा कि 21 वर्ष तक हम भरण पोषण करेंगे और उसके अलावा 3,000 रुपये प्रति माह गुजारे भत्ते के रूप में देंगे। एक और स्कीम शुरू करी थी कि 5% एक आरक्षण देने की बात भी करी थी। जो व्यक्ति कोविड-19 के दौरान मरे हैं उनके बच्चों को 5% आरक्षण की बात उत्तराखंड सरकार ने पहले ही की थी। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि हमारा जो FIH इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी फेडरेशन जो हमारा है, उसने क्या किया हुआ है, पुनः जो वहाँ पर चुनाव हुए और वहाँ पर पुनः जो चुनाव होने के बाद अध्यक्ष पद पर पुनः भारत के नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। ये इनका सेकेंड कार्यकाल होगा, ध्यान रखना, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में। इन्होंने वहाँ पर जो चुनाव हुए तो उन्होंने बेल्जियम के एक व्यक्ति हैं मार्क कोड्रान, तो इन्होंने वहाँ जो इलेक्शन हुए इस पद के लिए तो मार्क कोड्रान को इन्होंने क्या किया, 2 मतों से मात्र हरा दिया। मार्क कोड्रान को 2 मतों से हरा दिया और पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। ध्यान रखना इतनी बात की जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, आज तक के इतिहास में लगभग उसका 92 ईयर का इतिहास है, 92 सालों के इतिहास में कोई भी व्यक्ति एशियाई मूल का अध्यक्ष नहीं बना है। तो ये पहले व्यक्ति थे गत वर्ष में जो बने थे, गत वर्षों में बने थे। अब तो हालांकि इनका दूसरा कार्यकाल है। तो ये पहले ही व्यक्ति ऐसे थे जो एशियाई मूल के थे और इतने बड़े पद पर वहाँ तक पहुँचे थे। ध्यान रखना इतनी बात को लेकर के। जो ये कार्यकाल है फिलहाल 4 साल का है, ये बात भी ध्यान रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। इसके अलावा जो आप चित्र देख रहे हैं यही है नरेंद्र बत्रा जी। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ, ध्यान देना, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बाकायदा सदस्य भी हैं। ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है उसके मेंबर हैं और भारतीय ओलंपिक जो परिषद है या काउंसिल है उसके बाकायदा चेयरमैन हैं। तो ये ध्यान रखना, 2 जगह के चेयरमैन आपके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन ये कि विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 23 मई को। देखिए बात यह है कि इसे संरक्षण की बात अमेरिका में करी गई थी वर्ष 2000 में, तो 2000 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सन 2000 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में कछुओं के संरक्षण के ऊपर अलग अलग तरीके से अभियान, अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप सब ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ पाया जाता है। ओलिव रिडले कछुआ वर्तमान में IUCN के अनुसार एक संरक्षित जीव है। ठीक है, ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे कई बार पूछा था ओलिव रिडले कछुए भारत के किस राज्य के समुद्र तट पर पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि उड़ीसा के समुद्र तट पर ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। तो कछुओं के संरक्षण की बात करी जाती है कि प्लास्टिक ना फेंकें, जहाँ कछुए निवास करते हैं उनको संरक्षण दें, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। खैर इतना बात आपको ध्यान रखना कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, तो मनाया गया 23 मई को। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत ने सैन्य सहयोग और समुद्री सुरक्षा के लिए क्या किया है, ओमान के साथ में समझौता कर लिया है। तो ओमान की राजधानी मस्कट है, ध्यान रखना। अगर मैं ग्लोब वाइज बांटता हूँ तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, गौर से देखें तो ये अपना है इंडिया और इंडिया के जस्ट वेस्ट में अगर आप गौर करें तो वेस्ट में ये जो आपको पहला ही देश दिखाई दे रहा है अरेबियन सी में, इसी का नाम है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। इसके चारों तरफ अगर मैं देशों की बात करूं तो एक के इस तरफ वाला जो देश है वो यमन है, ये आपका सऊदी अरब है और इसके अलावा जो आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ये है आपका UAE। तो ये गल्फ ऑफ ओमान पर पूरा नियंत्रण करता है, ध्यान रखना इसके और इसके जो पीछे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इसके जो पीछे है UAE और मस्कट के जस्ट पीछे ओमान के पीछे पर्शियन गल्फ है। ध्यान रखना कि फारस की खाड़ी है। तो इसके साथ में जो सैन्य सहयोग संबंधी मसले थे और समुद्री सुरक्षा के लिए जो भी समझौते भारत सरकार ने पूर्व में कर रखे थे उनका क्या कर दिया है, नवीकरण कर दिया, यानी कि इनके ऊपर दोबारा एक बार नए तरीके से उनको लागू कर दिया है। तो ध्यान रखना ओमान की राजधानी है मस्कट।
आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा कि बताइएगा ओमान और भारत के मध्य में कौन कौन सी सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से सैन्य अभ्यासों का आयोजन भारत और ओमान मिल करके करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत ने ब्रिटेन को जीआई टैग प्राप्त सपोटा एक चीकू का प्रकार है, जिसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यही है सपोटा। एक्चुअली चीकू ही है। दिक्कत क्या है, आपको याद करने वाली समस्या इसमें क्या है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को इसका जीआई टैग प्राप्त है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो आपका टैग है वो महाराष्ट्र के पास में। किसका? तो सपोटा यानी कि चीकू का एक प्रकार है, इसे सपोटा वहाँ बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बताइएगा कि अभी हाल ही में ब्रिटेन को जीआई टैग प्राप्त सपोटा निर्यातित किया गया, यह किस राज्य का जीआई टैग है। तो ध्यान रखना ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है। जीआई टैगों की अगर मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक जीआई टैग, मैं कई बार आपसे हालांकि इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं पुनः करता हूं इसके ऊपर कि सर्वाधिक जीआई टैग वर्तमान में किसके पास में? कर्नाटका के पास में। कर्नाटका के पास कितने जीआई टैग हैं? अगर आपसे पूछे कितने जीआई टैग हैं वर्तमान में, तो सर्वाधिक यानी कि 39 नंबर है, 39 जीआई टैग सर्वाधिक किसके पास है? कर्नाटका में। सेकंड आपका यूपी के पास 23 जीआई टैग हैं, यूपी के पास 23 जीआई टैग हैं, जो कि सेकंड नंबर पर आता है जीआई टैग की सूची में। और तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा के पास कुल 15 जीआई टैग हैं। खैर, तो इतनी बातें ध्यान रखना कि कर्नाटका शीर्ष पर जीआई टैग में है, यूपी दूसरे नंबर पर है। अभी यूपी में क्या हुआ था, टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐड करी गई थी रिसेंट में, तो उनको एक बार पढ़ लीजिएगा जीआई टैगों को। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो बनारसी साड़ी हो, चाहे फिर आपको काला जीरा हो, चाहे बहुत सारे क्या क्या मैं बताऊँ, डिस्कस करूँगा। खैर आप कम से कम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमेरिका ने अंतरिक्ष सुरक्षा में मिसाइल चेतावनी का मुकाबला करने के लिए एक सैटेलाइट ही लॉन्च कर दिया, SBRIS GEO-5। तो ये पूरा सैटेलाइट ही अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक होता क्या है, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, रडार व्यवस्था अपनाते हैं ज़मीन से, ठीक। और अगर आपको याद हो कि 2018 में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में क्या किया था, एक स्पेस बाकायदा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 इकाइयाँ हैं सेना की, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। हमारे पास स्पेस अंतरिक्ष सेना जैसा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अमेरिका ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष बल की स्थापना करी थी। अंतरिक्ष बल की निगरानी के लिए या अंतरिक्ष बल की सुरक्षा के लिए क्या हुआ था, अब उसकी सुरक्षा हेतु मिसाइल चेतावनी के जो, अगर मान लो कोई यहाँ पर सपोज दैट एक स्टेशन स्थापित है जो कि डिफेंस के लिए बाकायदा है, इसे मिसाइल कोई ना मार सके, इसके लिए एक सैटेलाइट ही लॉन्च कर दिया। कौन सा नाम है उसका? नाम है SBRIS। ध्यान रखना, इसे ULA यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अब ULA के बारे में समझ लीजिएगा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नासा वहाँ की प्रमुख स्पेस एजेंसी है, बट ध्यान रखना जितने भी सैन्य संबंधित सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उसे लॉन्च करता है ULA यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस लॉन्च करता है। ये एक और देखिएगा, ये लिखा हुआ है, अगर आप बहुत अच्छे से देख सकें तो ये यहाँ पर भी जो आपका रॉकेट है इसमें भी लिखा हुआ है ULA यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसे बाकायदा अपने अलग जो वायुसेना का यानी कि कह सकते हैं कि एयर डिफेंस प्रणाली के अंतर्गत ये सिस्टम अमेरिका पूरा रखता है, इसे अलग से लॉन्च करता है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा से दक्षिण में समुद्र के भीतर एक आइलैंड है और आइलैंड पर बाकायदा एयरफोर्स का बेस है और एयरफोर्स के बेस से ही ULA को वहाँ से लॉन्च किया जाता है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है वहीं पर। अगर इस सैटेलाइट की बात करूँ तो इसे जो लेके गया है, जो ये आपका सैटेलाइट है, इसे एटलस V रॉकेट द्वारा भेजा गया है, ठीक है। एटलस V रॉकेट, ध्यान रखना एटलस V द्वारा इसे भेजा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे रफ करूँगा थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात ये कि SBRIS GEO-5 का अपना फुल फॉर्म है, इसको चाहे तो नोट डाउन कर लेना कि स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका अपना फुल फॉर्म है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना इस बात को लेकर के। खैर चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रूस ने चीन में 2 परमाणु रिएक्टर स्थापना करने का निर्णय लिया है, क्योंकि देखो भविष्य में क्या है, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ हैं, तो वो एक अलग विषय है, ठीक है, रशिया के पास नहीं है। लेकिन अभी आप चर्चा में बने रहें क्या कि बांग्लादेश में रूपपुर जो एक एटमिक क्या कहीं ना कहीं न्यूक्लियर स्टेशन बात करूँगा, सेंटर तो नहीं कह सकता, जो रूपपुर न्यूक्लियर आपका पावर प्लांट है उसकी स्थापना भी रशिया कर रहा है। लेकिन मज़े की बात है, पहली बार उसमें भारत सहयोग करेगा। भारत किसी भी अलायंस में ऐसे काम नहीं करता है कि न्यूक्लियर स्टेशन विकसित कर सके या ऐसा कुछ, तो उसके लिए भारत कटिबद्ध नहीं है और भारत बना भी नहीं सकता सीधे तौर पर, लेकिन रशिया को ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो अब रशिया ने क्या किया हुआ है, चाइना में 2 परमाणु रिएक्टर स्थापना करने की घोषणा कर दी है। तो पहला है तियानवे न्यूक्लियर थर्मल प्लांट और दूसरा है
जोडापू न्यूक्लियर थर्मल प्लांट। तो दोनों की लोकेशन देख लीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला सेंटर, तो ये है जोडापू, जो कि अगर आप देखें तो ईस्ट में ही है, ठीक है, ईस्ट में ही है। और दूसरा अगर देखें तो ये आपका है तियानवेन, ये भी आपका ईस्ट में ही है। ईस्ट में होने के कारण मैं आपको बताता हूँ, दोनों ये दोनों चीज़ों को यहीं पर क्यों बनाया गया, क्योंकि इसके जस्ट आप अगर पूर्व में देखेंगे तो इसके करीब करीब जो आपका पूर्व में आता है वो आता है कोरियन जो आपके नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया हो गया। और अभी ईरान, गौर करना, ईरान, चाइना और कोरिया, इन सब के साथ मिलकर के चाइना बहुत बड़े तरीके से काम कर रहा है। वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि बड़े स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं चाइना अपना कॉलोनीज स्थापित कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे ऐसे स्थान पर। ये सब अपना इतना पैसा दे देता है चाइना कि भविष्य में ये सब अपने आप गुलाम हो जाएंगे, स्थितियों में रहेंगे। तो अब रशिया इनका एक नया मित्र के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। रशिया अपने हालांकि लाभ के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन सब लाभ के लिए होते हैं, ऐसा नहीं सोचने की आवश्यकता है कि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, आज चाइना के साथ में क्यों चला गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिए कम से कम कि रूस अभी हाल ही में चाइना में 2 न्यूक्लियर स्टेशन स्थापित करेगा, न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा। कौन कौन से हैं तो ये नोट डाउन कर लेना। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक किसके पास कितने कितने न्यूक्लियर प्लांट हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा हैं वो है यूएस के पास में, यूनाइटेड स्टेट के पास में। दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस आपका, दूसरे नंबर पर आपका आता है फ्रांस। नंबर 3 पर आपका आता है चाइना, नंबर 3 पर आपका आता है चाइना। अब मज़े की बात आप देख रहे होंगे, रशिया स्थापित कर रहा है और रशिया कोई नंबर ही नहीं आया, तो रशिया आया है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका आता है रशिया, ठीक। 5वें नंबर पर जापान, 6वें नंबर पर साउथ कोरिया और 7वें नंबर पर हमारा इंडिया। ध्यान रखना इस बात को लेकर के कि भारत का जो रैंक है वो है क्या, 7वां, ठीक है, ध्यान रखना। अब भारत के पास अगर पूछे कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं तो भारत के पास कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं टोटल। भारत के पास में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और अगर मैं बात करूं चीन के पास कितने हैं तो चीन के पास वर्तमान में 49 आपके परमाणु रिएक्टर हैं। तो भारत के पास संख्या कम है, ध्यान रखना। चाइना के पास 49 है और नंबर 1 पर है यूएस, ध्यान रखना इतनी बात को लेकर के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, तो आपको पता चल गया कहाँ स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि जो मानसून है वो केरल के तटों तक 31 मई तक पहुँच जाएगा और पहली बारिश जो होगी वो 1 जून को देखने को मिल सकती है। तो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार केरल के तटों को मानसून हिट करेगा कब, 31 मई को, और पहली बारिश कब दर्ज करी जा सकती है तो 1 जून को। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। आमतौर पर ये डेटा आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई कि कौन से माह के अंत में या कौन से माह के पूर्व में जो मानसून होता है वो केरला में हिट करता है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कि इथेरियम नामक क्रिप्टो करेंसी के संस्थापक इथेरियम